स्टूडेंट, तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएगा कि रीतिकाल के दो कवियों दो रचनाओं के नाम लिखे। तो देखिए रीतिकाल के दो कवि हो गए बिहारी लाल और भूषण। तो बिहारी लाल की रचना होगी बिहारी सतसई और भूषण की रचना होगी शिवराज भूषण। देखिए अगर वहां क्वेश्चन आता है भारतेंदु युग के दो कवियों और दो रचनाओं के नाम लिखिए, तो आप हमारे कैसे लिखेंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी रचना है प्रेम माधुरी, यानी इन्होंने प्रेम माधुरी लिखी है। फिर है श्रीधर पाठक, इन्होंने लिखा है कश्मीर सुषमा। ठीक है, अगर वहां पे क्वेश्चन आता है द्विवेदी युग के दो कवि और दो रचनाओं के नाम लिखिए, तो मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने लिखी है साकेत और अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखी है प्रिय प्रवास। ठीक है, फिर है छायावादी युग। तो छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद ने कामायनी नाम की रचना लिखी है। ठीक है, फिर है महादेवी वर्मा, ये भी एक कवयित्री है, इन्होंने यामा नाम की रचना लिखी है। ओके चलिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे रस के बारे में। ठीक है, फर्स्ट है हास्य रस। ठीक है, क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। जब किसी की वेशभूषा, आकृति आदि को देखकर मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव हास्य। क्या मतलब हो गया कि जब हम किसी को देखते हैं कि उसका पहनावा या उसका वेशभूषा, उसकी बातें मतलब थोड़ी सी हंसी वाली फनी, ठीक है, तो उस टाइप से हमारे मन में क्या होता है? हंसी वाली बात आती है, यानी हमारे जो भाव है वो कैसा हो जाता है? हास्य रस हो जाता है, हंसने वाला। इस तरीके के जो रस होता है उसे हास्य रस कह देते हैं। ठीक है, उदाहरण में भी है जेही दीदी बैठे नारद पूरी। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो यहाँ पर भी हंसने वाली बात हो जाएगी। ओके, तो बोर्ड एग्जाम में जो लिखने के लिए आएगा हास्य रस लिखिए तथा परिभाषा सही। तो आप हास्य रस की परिभाषा लिख देंगे और साथ में एक छोटा सा उदाहरण लिख देंगे। ओके, इसके बाद है करुण रस। जब किसी की दयनीय दशा को देखकर मन में दुख का भाव उत्पन्न होता है, तो इसे हम करुण रस कह देते हैं। इसका स्थायी भाव शोक रस। क्या मतलब हो गया? किसी को हम देखते हैं वो बहुत परेशान है, ठीक है, रो रहा है या कुछ इस तरीके की बातें हैं कि उसने किसी की डेथ हो गई है, तो भी वो क्या है, बहुत रो रहा है, परेशान है, तो उसको देखकर हमें क्या लगता है? बहुत दुख होता है मन में। ठीक है, तो इसको ही हम करुण रस कह देते हैं। और इसका भाव कैसे? तो इसका भाव शोक है, यानी जब हमें ऐसी कोई बात लगती है तो हमें शोक होता है। जैसे में किसी पता चलता है किसी के निधन हो गया, डेथ हो गई, तो वहां पर हम क्या करते हैं? शोक करते हैं। ठीक है, दुख जाहिर करते हैं, तो इसको हम करुण रस कह देते हैं। इसके बाद में समझ लेते हैं करही विलाप अनेक प्रकारा परिही भूमि तर बाही बारा, यानी कोई राजा की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसकी रानी होती है वो उसके लिए रो रही होती है। ठीक है, तो इसमें उदाहरण में ये बताया गया है। ठीक है, फिर थर्ड है वीर रस। जब कोई वीरता का कार्य करके या वीरों की कहानी सुनकर या कोई साहसी कार्य को करने के लिए जो मन में भाव उत्पन्न होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव वीरता है। क्या मतलब है? किसी वीरता की हम कहानी पढ़ते हैं, जब किसी वीरों के बारे में पढ़ते हैं, वीर महापुरुषों के बारे में हमारे पढ़ते हैं, ठीक है, ये कोई वीरता का काम करते हैं, ठीक है, किसी की जान बचाते हैं, किसी की बहुत हेल्प करते हैं, तो हमारे मन में क्या है? वीरता का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, वीरता यानी ब्रेवनेस का, तो इसको हम क्या कह देते हैं? वीर रस कह देते हैं। इसका उदाहरण समझ लेते हैं। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मिले, ये बात कौन कहते हैं? तो ये बात महाभारत में अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंस जाते हैं तो वो अपने मामा से ये बात बोलते हैं कि मैं यमराज से भी युद्ध करने के लिए तैयार हूं, जबकि लड़ाई उनकी कौरवों से हो रही होती है। तो उस समारोह में यही बात बताने की कोशिश की गई कि उनमें वीरता का भाव उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से वो लड़ने चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से और हमारी इंडियन आर्मी है या बाकी चीजें हैं, उनको भी देखकर हमारे मन में क्या होता है? वीरता का भाव उत्पन्न होता है। जो भी हमारे सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, वो हमारी वीरता के लिए काम करते हैं। ठीक है, ऐसे ही है फिर श्रृंगार रस। ठीक है, जब प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका के मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव प्रेम है। ठीक है, नायक नायिका और प्रेमी प्रेमिका का मतलब जो मूवी में आप देखते हैं एक्टर एक्ट्रेस जिसे बोलते हैं वो नायक नायिका कहलाते हैं। ठीक है, और प्रेमी प्रेमिका कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कह देते हैं। तरनी तनुजा तट कमाल सरोवर बहुत है, यहाँ पर भी इसका मतलब यही है कि इसमें प्रेम के बारे में बताया गया, तो इसे हम श्रृंगार रस कह देते हैं। देखिए चारों रस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। तो हम हास्य रस, करुण रस, वीर रस और श्रृंगार रस, इनके उदाहरण सहित इसकी व्याख्या को अच्छे से पढ़ लीजिए। इनकी डेफिनेशन शॉर्ट सी है, दो लाइन की है, इन्हें अच्छे से आपको याद हो जाएंगी, उनको याद कर ले और साथ में इसके उदाहरण को भी याद कर ले। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में लिखने की आएगी और करके ऑप्शन होता है। कई बार कह देते हैं हास्य रस और करुण रस में किसी एक की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। संदर्भ प्रसंग सहित का मतलब है कि यहाँ पे उदाहरण लिखिए और इनकी परिभाषा लिखिए। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या तो वो अलग होती है, ठीक है, वो पार्ट की होती है। यहाँ पर सिर्फ उदाहरण लिख के कहते हैं और परिभाषा लिख के कहते हैं, ये बात याद रहेगी आपको। उसके बाद है करुण रस, वीर रस और श्रृंगार रस। इसमें भी इसी तरीके से ऑप्शन देकर पूछ लेते हैं, विकल्प दे देते हैं कि वीर रस की या श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो वहां पर भी आप ये परिभाषा लिख देंगे 2 लाइन की और साथ में फिर उसका 1 लाइन का हाफ लाइन का क्या कर देंगे? उदाहरण लिख देंगे। तो इससे आपको इसमें अच्छे नंबर मिलेंगे और ये बोर्ड एग्जाम में हर बार ये रस पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ओके।
हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। ठीक है, अलंकार तीन जो है वो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर पढ़ लेंगे। देखिए अलंकार इस तरीके से पूछे जाते हैं कि उपमा अलंकार या रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार की उदाहरण सहित व्याख्या लीजिए। तो पहले उपमा अलंकार के बारे में समझ लेते हैं, जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाती है, उसे उपमा अलंकार कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे यानी दो चीजें होंगी, कोई भी दो वस्तु होंगी या दो व्यक्ति होंगे, उनकी गुण धर्म अगर समान होंगे तो उनमें आपस में तुलना की जाएगी, इसीलिए हम उपमा अलंकार कह देते हैं। जैसे यहाँ पर मुख, मयंक, सम, मंजू, मनोहर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर तुलना की जा रही है। इसको हम हिंदी में भी इसका मीनिंग निकालेंगे, और यहाँ पर मेन है कि बोर्ड एग्जाम में डिफिनेशन लिख कर आए और उसका उदाहरण लिख कर आए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण लिख दिया गया है। फिर है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, जहाँ उपमेय और अपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित ना हो, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। यानी कोई भी उपमेय और अपमान में कोई भी क्या होगी, डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, यानी कोई भी भिन्नता प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो हम उसे रूपक अलंकार कह देंगे। इसका एग्जांपल हो गया चरण कमल बंधव हरिराई। ओके, तो यहाँ पर जो है श्री कृष्ण की जो है चरण की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई, कि उनके कमल और जो चरण है वो दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे ये रूपक अलंकार हो गया, यानी यहाँ पर भी कोई भी भिन्नता पता नहीं चल रही, जैसे चरण है वैसे ही कमल है, कोमल। ठीक है, इसीलिए लिखा चरण कमल बंधव हरिराई। ओके, फिर उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में समझ लेते हैं, जहां उपमेय में अपमान की संभावना की जाती है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यानी यहाँ उपमेय और अपमान दोनों में क्या होगी, संभावना होगी कि वहां पर अपमान किया जा रहा है, यानी यहाँ पे डिफरेंस पता चलेगा। जबकि आप रूपक में पढ़ रहे थे, डिफरेंस नहीं पता चल रहा था, भिन्नता नहीं पता चल रही थी, लेकिन रूपक का बिल्कुल उल्टा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ पर भिन्नता पता चलती है। ठीक है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है सोहत, ओढ़े, पीछू, पटु, श्याम, सलूने का। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया। तो इस तरीके से अगर बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण से उदाहरण लिखिए, परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए, तो हम इस तरीके से लिख देंगे। ये इसकी परिभाषा हो गई एक लाइन की, और एक लाइन का ही इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, इसमें 2 मार्क्स मिलते हैं। ऐसे ही अगर रूपक अलंकार की क्या कह देंगे, रूपक अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण लिखें, तो हम इसकी परिभाषा लिख देंगे और फिर इसका उदाहरण लिख देंगे। अगर ऐसे ही एग्जाम में पूछ लेते हैं कि उपमा अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए, तो इसकी परिभाषा हो गई देखिए 2 लाइन की, और ये एक लाइन का इसका क्या हो गया, उदाहरण हो गया। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अलंकार किसे कह देते हैं। तो ये 3 ही ऐसे अलंकार हैं जो बार-बार रिपीट हुए बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको ही आप अच्छे से पढ़कर चले जाएं। ओके, हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, जीवन परिचय देखिए आपको बता दिया गया था, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, और जितने भी हैं, कबीरदास, तुलसीदास, ठीक है, इन सब के जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इनमें हम एक का एग्जांपल लेकर समझा देते थे कि किस टाइप से आपको वहां जीवन परिचय लिखना है। तो हमने सबसे पहले हेडिंग में लिख दिया जीवन परिचय, उसके नीचे आपने लिख दिया जिनका आप जीवन परिचय लिख रहे हैं। जैसे हम जीवन परिचय जिनका लिख रहे हैं, जयशंकर प्रसाद का, ठीक है, तो आप एक बॉक्स बनाएंगे इस टाइप से, डायरेक्ट लिखने नहीं लगना है, एक बॉक्स बनाना है इस टाइप से, जैसे यहाँ पर हमने बॉक्स बनाया है। फिर उसमें आप लिख देंगे जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है, फिर भाषा, रचनाएं, मृत्यु, इस टाइप से आप लिख देंगे ब्लैक पेन से, और फिर एरो बनाकर, ठीक है, इस तरीके से एरो बनाकर क्या लिख देंगे, पहले जन्म, जन्म कब हुआ था, तो 1890 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान, तो जन्म स्थान क्या है, काशी है इनका जन्म स्थान। ठीक है, पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम देवी प्रसाद है। ठीक है, फिर भाषा इनकी कैसी है, तो इनकी भाषा सरल एवं व्यवहारिक है। ठीक है, फिर इनकी रचनाएं कौन सी, तो इनकी रचनाएं कामायनी, इंद्रजाल आदि, इस तरीके की इनकी ये रचनाएं। फिर इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो ये लिखने का मेथड, तो जब एग्जाम में आपकी कॉपी चेक करेंगे तो देखेंगे कि हाँ आपने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, यानी इनके बारे में जो भी पर्सनल डिटेल थी वो आपने अच्छे से लिख दिया। अब इसी बात को आपको लॉन्ग करके यानी खूब अच्छे से डिटेल में यहाँ पर लिख देना। ठीक है, खूब याद करके रट के नहीं जाना है, इस तरीके से याद करके जाना है जैसे बताया जा रहा है। उनका जन्म, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, उनकी भाषा, उनकी रचनाएं, उनकी मृत्यु, इतनी बातें आपको याद करके उनके बारे में चला जाना है और वह अच्छे से लिखाना है। देखिए लिखने का तरीका क्या है, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1890 ईस्वी को काशी के वैश्य परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ठीक है, इनकी माता का नाम ये था। फिर इनकी इन्होंने बहुत सारी अपने जीवन में
रचनाएं लिखी, उन रचनाओं के फिर नाम लिख देंगे कि कामायनी, इंद्रजाल आदि, फिर लिख देंगे कि इनकी भाषा सरल एवं व्यवहारिक थी और इस तरीके से इनकी एक दो बातें लिख देंगे। फिर लास्ट में लिख देंगे इनकी मृत्यु सन 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हो गई। तो ये बात यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी, यानी आपके कंप्लीट पेज में एक अच्छे से जीवन परिचय लिख जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग तरीके से याद करके जाते हैं, आप भूल जाते हैं, रट के जाते हैं, ऐसा करके ना जाए, डायरेक्ट इस तरीके से एक बॉक्स अच्छे से बनाएं और जो आपने यहाँ बॉक्स में लिखा है जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, भाषा, रचनाएं, मृत्यु, उसी बात को अच्छे से डिटेल में यहाँ पर लिख लेंगे। कॉपी में बॉक्स बनाने के बाद जो आप ऐसे लिख लेंगे तो इसी बात को खूब अच्छे से डिटेल में यहाँ नीचे लिख लेंगे। बस इतना ही करना होता है, एग्जामिनर को पढ़ के अच्छा लगेगा, उन्हें समझ में आ जाएगा कि आप अच्छे से लिख लेते हैं और आपने सारी बातों की डिटेल में पहले ही ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। तो इससे आपको अच्छे नंबर एग्जाम में मिलेंगे। कोशिश करें इस तरीके से लिखें, टॉपर्स भी इसी तरीके से लिखते हैं, उन्हें पता होता है किस तरीके से हमें लिखना है, इसलिए और स्टूडेंट की कंपैरिजन में उनके बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इसी तरीके से आपके भी अच्छे नंबर आए आपके, तो इसी मेथड को अप्लाई करें, बिल्कुल ऐसे ही लिखें। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो डिटेल में पूछें। देखिए और उनकी पर्सनल डिटेल हमने नहीं लिखी है, सिर्फ आपको हिंट दिया जा रहा है, समझाने की कोशिश की जा रही है कि इस तरीके से वहां लिखना है। जब आप यहाँ से पढ़कर अच्छे से ऐसे ही जाएंगे तो वहां पर आप एग्जाम में लिख कर आएंगे। तो खूब डिटेल में ना पढ़कर इनकी ये इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेंगे और उनको ही डिटेल में यहाँ पर लिखाएंगे। यही जीवन परिचय लिखने का तरीका है, अच्छे से इसी टाइप से लिखकर आइए। ओके, हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आता है, संदर्भ प्रसंग सहित रेखांकित भाग की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब वो संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित व्याख्या करने के लिए आपकी बुक का ही एक लेसन होगा, उसकी वो कुछ लाइंस दे देंगे, ठीक है, और उनको अंडरलाइन कर देंगे। इस अंडरलाइन को ही हम रेखांकित बोल देते हैं। तो इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे, कुछ आपके जो भी पार्ट होगा उस लेसन की कुछ लाइंस लिख देंगे, उसको अंडरलाइन कर देंगे, कहेंगे इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो अगर आपने लेसन अपनी बुक के पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि किस लाइंस की ये जो लाइंस है किस पार्ट से, ठीक है, तो आप उसके बारे में लिख पाएंगे। तो सबसे पहले में लिखना होता है स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर, जैसे हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेटर में क्या लिख दिया, विश्वास पात्र, ठीक है, स्टार्टिंग में एक दो अक्षर लिख के डॉट डॉट ऐसे इस तरीके से लगा दिया और लास्ट की लाइन लिख दी। जैसे लास्ट की लाइन यहाँ पर लिखा है मिल जन, तो हमने लिख दिया मिल जन इस तरीके से। उसके बाद क्या करेंगे, हम संदर्भ लिखेंगे। फर्स्ट हेडिंग क्या हो गया हमारी, संदर्भ। इसमें क्या लिखे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड गद्य से लिखी गई, इसलिए क्या लिखना है, गद्य खंड के पार्ट मित्रता से लिखे गए, यानी ये जो पार्ट है जो आपको लाइन दिख रही है इसमें ये मित्रता पार्ट से है, ठीक है, ये मित्रता पार्ट की लाइन है, तो मित्रता पार्ट से ली गई है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो हमें लेखक का नाम याद रखना है और पार्ट का नाम याद रखना है कि जो हमें बुक में एग्जाम में जो मिला है क्वेश्चन पेपर, उसमें किस लाइंस हैं, ये कौन सी लाइन है, किस पार्ट की है। तो हम ये पढ़ के समझ लेंगे कि ये मित्रता पार्ट की है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो हमारे जो हिंदी की बुक में जो भी पार्ट है उनके हम लेखकों के नाम याद कर ले और उनके पार्ट के नाम याद कर ले, फिर हम अच्छे से संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिख पाएंगे, ठीक है। तो संदर्भ में हमें लेखक का नाम लिखना होता है और पार्ट का नाम लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद प्रसंग के बारे में बात कर लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने एक अच्छे मित्र के गुणों के बारे में बताया, यानी जो भी ये लाइंस लिखी हैं इतनी, तो इनको आप क्या करेंगे, समझ लेंगे और शॉर्ट में बिल्कुल एक दो लाइन में इसका मतलब लिख देंगे। यानी प्रसंग में आपको जो लेखक ने कहा उसे शॉर्ट में एक दो लाइन में लिख देना होता है। प्रसंग का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे लेखक ने मित्र के बारे में बताया तो मित्र के बारे में शॉर्ट में लिख दिया कि मित्र के गुणों के बारे में बताया। उसके बारे में व्याख्या, व्याख्या का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, यानी खूब एक्सप्लेन करके लिखिए। जो लेखक ने मित्रता पार्ट में या इन लाइंस में रेखांकित भाग में खूब डिटेल में बताया उसे आप अच्छे से व्याख्या करके लिखिए, मतलब खूब डिटेल में लेखक की बात को समझाइए, संक्षिप्त में समझाइए, व्याख्या करके एक्सप्लेन करके। तो लिखेंगे लेखक के अनुसार, सबसे पहली लाइन हमारी यही होगी, वर्ड यही होगा, लेखक के अनुसार। लेखक के अनुसार एक अच्छा मित्र हमेशा अच्छी बातें बताता है, हमें हमेशा हमारा साथ देता है। इस तरीके से उसकी और डिटेल में बात लिख देंगे, जो कुछ लेखक ने कहा है, जो कुछ रेखांकित भाग में लिखा हुआ है उसको पढ़ के समझेंगे लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, उसी बात को अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में अच्छे से लिख देंगे, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। अगर हम इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखकर आएंगे तो अच्छे हमें नंबर मिलेंगे। लिखने का तरीका यही होता है कि जो आपका पार्ट का नाम है उसे आप ब्लैक पेन से लिख के डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दें, साथ में जो आपके लेखक का नाम है, जिस पार्ट की ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने की कह रहे हैं रेखांकित भाग की, उस पार्ट के लेखक का नाम को भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, ठीक है।
साथ में जो डॉट करके हमने स्टार्टिंग के एक दो शब्द लिख दिए, फिर लास्ट में शब्द लिख दिए डॉट डॉट करके, इसे भी आप ब्लैक पेन से ही लिखने की कोशिश करें। जैसे हमने यहाँ पे ब्लू पेन से लिख दिया, आप कोशिश करें ब्लैक पेन से लिखें। संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, ये तीनों हेडिंग भी आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। बाकी इसमें जो जितनी भी डिटेल आप देख रहे हैं ये सब आपको ब्लू पेन से लिखकर आना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में किसी और पेन का यूज नहीं करना है, इन पेन ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है, ठीक है। हाईलाइट करने के लिए आप अंडरलाइन इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। किसी स्केच पेन का या किसी और कलर का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लैक स्केच का यूज कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से आपने इसे अंडरलाइन करने के लिए लिख दिया, ठीक है, एरो बना दिया, इसको लिख लिया, बस इतना ही ऐड करेंगे। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखी। किसी भी पार्ट के अगर आपको लिखनी है तो आप उस पार्ट का नाम याद कर लीजिए, साथ में उसको उनको उनके जो लेखक, उस पार्ट के जो लेखक हैं उनका नाम याद कर लीजिए। फिर आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम में संदर्भ प्रसंग व्याख्या हिंदी के पेपर में लिखकर आ पाएंगे, ठीक है। तो यही इसका मेथड है, आई होप आपके समझ में आ गया। स्टूडेंट आगे पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं पर्यायवाची शब्द, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ठीक है, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो इन सबको हम सीरियल बाय सीरियल पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, यानी एक शब्द जो हम लिखेंगे उसके हम 2-3 तरीके से उसे और लिख सकते हैं। जैसे कि आग, तो आग को हम अग्नि, अनल, पावक ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आंख, वहां लिखने के लिए आएगा आंख के पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो आप लिख देंगे नयन, नेत्र, लोचन। पृथ्वी का लिखने के लिए आ जाएगा तो आप लिख देंगे भू, भूमि, धरा। आकाश का लिखने के लिए आ जाएगा तो आप लिख देंगे नभ, गगन, अंबर। ऐसे ही सूर्य का लिखने के लिए आ जाएगा तो आप लिख देंगे भानु, भास्कर, दिवाकर। इसके और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो आप उनको भी एक बार मॉडल पेपर से देख लेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जिनको यहाँ एग्जांपल के लिए बता दिया गया। उसके बाद आता है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। देखिए तत्सम शब्द जो है अशुद्ध होते हैं, यानी इनको इस तरीके से एग्जाम में लिखकर आएगा और आपको इसको प्योर शब्द लिखना होगा, यानी शुद्ध वाक्य बनाना होगा। तद्भव, जैसे बधु लिखकर आएगा तो आप इसको लिखेंगे बहु। सर्प लिखकर आएगा तो आप इसको लिखकर आएंगे सांप। पानीयम लिखकर आएगा तो आप लिखेंगे पानी। मिद्रा लिखकर आएगा तो आप इसको लिख देंगे माटी या मिट्टी। तो ये वो वर्ड है जो हम लैंग्वेज में यूज करते हैं, बट ये क्या है थोड़े से अशुद्ध बात है जिससे हम तत्सम कह देते हैं। तो तत्सम लिखकर आएंगे और आपको तद्भव लिखना होगा, इस तरीके से ही लिखना होगा, ओके। तो इसके भी बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, आप मॉडल पेपर से इसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद में संधि। संधि विच्छेद लिखने के लिए आता है, उसको हम समझ लेते हैं। वहां पे लिखकर आएगा, ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर ही पूछे जाते हैं, इत्यादि, ठीक है। अब वो कहेंगे इसके संधि विच्छेद करें, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा इति प्लस आदि, क्या बन जाएगा इत्यादि। ऐसे ही फिर है अत्याचार, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अति प्लस आचार, ठीक है। फिर है विद्यालय, तो विद्यालय को हम लिखते हैं विद्या प्लस आलय। ऐसे ही पिताजी अगर लिखकर आएगा तो आप लिख देंगे पित प्लस आज्ञा, यानी पिता की आज्ञा। इस तरीके से हमें लिखकर आना है, वहां एग्जाम में ऐसे लिखकर आएगा और आपको इस तरीके से लिखकर आना है, इसे हम कहते हैं संधि, ठीक है, संधि विच्छेद। फिर इसके बाद समास है। समास दो तरह से आ सकते हैं, तो दो समास ज्यादातर पूछे जाते हैं, बिंदु समास और एक द्विगु समास। तो पहले हम बिंदु समास को समझ लेते हैं। वहां पर अगर लिखकर आएगा राजा रानी, तो आपको इसमें सिर्फ और लगाना है, इसमें कुछ और करना नहीं, राजा और रानी। अगर लिखकर आएगा पशु पक्षी, तो आप लिख देंगे पशु और पक्षी। अगर वहां पर लिखकर आ जाएगा अपना पराया, तो आप लिख देंगे अपना और पराया। इस तरीके से और भी अगर शब्द आ जाते हैं तो आप उसमें और लगाकर बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर लिखने को आ जाएगा द्विगु समास, तो वहां पर लिखकर आएगा चौराहा, यानी कंप्लीट बात जो होती है उसको शॉर्ट में कह देना द्विगु समास कहलाता है। वहां पे चौराहा लिखकर आएगा, आपको लिख देना होगा चार राहों का समूह, यानी एक ऐसा रास्ता जहां पर चार रास्ते आकर मिलते हैं, ठीक है। त्रिकोण, त्रिकोण आपने मैथ में पढ़ा होगा, गणित में उसे कहते हैं जिसमें थ्री शेप्स होते हैं, ठीक है, तीन कोण होते हैं, 1 2 3। तो त्रिकोण यानी तीन कोणों का समूह, यानी थ्री एंगल्स का सम, ट्रायंगल कहलाता है, इसीलिए लिखा है त्रिकोण यानी तीन कोणों का समूह। इसके बाद है नवरत्न, ये भी आपने सुना होगा वर्ड नवरत्न। नवरत्न का मतलब है 9 रत्नों का समूह, यानी 9 हीरों का समूह, 9 ग्रुप ऑफ 9 डायमंड्स, ठीक है, 9 रत्नों का समूह, इसे हम नवरत्न कह देते हैं। तो वहां लिखकर इस तरीके से आएगा, आपको डिटेल में से लिखना होगा। चार राहों का समूह, अगर त्रिकोण लिखकर आ जाए तो आप लिख देंगे तीन कोणों का समूह। अगर लिखकर आ जाएगा नवरत्न, तो आप लिखेंगे 9 रत्नों का समूह। इसके अलावा और भी बहुत सारे आते हैं, बट लिखना आपको इसी तरीके से है, जो भी लिखकर आएगा उसको डिटेल में लिख देना है, ठीक है। फिर प्रत्यय के बारे में पढ़ लेते हैं। जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, यानी प्रत्यय क्या होते हैं, ये कोई भी अक्षर जो आपको एग्जाम में दिया होगा उसके बाद आपको इनको जोड़ना होगा, उसको हम प्रत्यय कह देते हैं। ये भी 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, जैसे आई, तब, ता, पन, वा आदि, इस तरीके के अक्षर लिखकर आएंगे। जैसे वहां बोर्ड एग्जाम में आ गया बट लिखकर, अब वो कहेंगे इसका प्रत्यय लिखिए, तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, इससे पहले आपको जोड़ देंगे बना बट, देखिए लास्ट में जोड़ेंगे
अर्थ बदल गया। बना में बट जोड़ दिया तो बनावट हो गया। ऐसे ही सजा में बट जोड़ दिया तो हो गया सजावट। ऐसे अगर वहां लिखकर आ जाए आई, तो आप भा में क्या जोड़ देंगे, लाई, आई जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, भलाई। ऐसे ही आप आई फिर से किस में जोड़ देंगे, बुरा में, तो ये क्या हो जाएगा, बुराई, ठीक है। इस तरीके से और भी अक्षर है उन सब में आप आई आई जोड़ देंगे। ऐसे ही ता जोड़ना होगा, तो जैसे आप महान लिखेंगे तो उसमें आपको ता जोड़ देंगे तो हो जाएगा महानता। आप वीर लिखेंगे उसमें आप ता जोड़ देंगे तो हो जाएगा वीरता। इस तरीके से एग्जाम में लिखना है। फिर प्रत्यय पढ़ने के बाद आपको उपसर्ग समझ लेना है। जो शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग यानी शब्द से पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद जोड़ते हैं। ये बात याद रख लेनी है और ये दोनों ही एग्जाम में आएंगे। उपसर्ग भी लिखने के लिए आएगा तो उसके लिखिए दे दिया जाएगा आपको शब्द, कहा जाएगा बनाइए। ऐसे ही प्रत्यय भी लिखने के लिए आ जाएगा और उसमें आपको बनाना होगा। तो प्रत्यय में क्या होगा कि शब्द के बाद जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर जुड़े, ये देखिए वट, बुराई, भलाई, महानता और वीरता में ये जोड़े, अंडरलाइन को हमने कर दिया। ऐसे ही उपसर्ग क्या होंगे, इसके प्रत्यय के उल्टे होते हैं। प्रत्यय शब्द के बाद जोड़ते हैं और उपसर्ग शब्द से पहले जोड़ते हैं। जैसे कि अब, उप, सह, परि आदि। इस तरीके से जैसे आ उन्होंने दे दिया तो आपको आ लिखने के बाद कोई अक्षर अपने पास से ले लेना होगा। जैसे आ के बाद हमने लिख दिया प, मा और ना, अपमान। इस तरीके से ऐसे फिर से आपको आ लिखा हुआ मिलेगा, वहां पर आपको इसमें अपने तरफ से अक्षर जोड़ देना होगा। सुविधा, सुविधा में आ जोड़ देंगे तो हो जाएगा असुविधा। ऐसे अगर अन लिखा हुआ मिल जाएगा वहां पे तो आप लिख देंगे उसमें अनाथ, अनजान, ठीक है। और आ लिखा हुआ जो मिलेगा तो आप उसमें अनादि लिख सकते हैं, अनंत लिख सकते हैं। इस तरीके से और भी जो भी आपके माइंड में अच्छा है उनको आप लिख सकते हैं। अगर सह लिख कर आ रहा है तो आप पाठी में सह जोड़ देंगे तो हो जाएगा सहपाठी, यानी साथ में पढ़ने वाला। फिर योग, योग में सह जोड़ देंगे तो हो जाएगा सहयोग। सहयोग का मतलब हेल्प करना, ठीक है, मदद करना। तो इस तरीके से अक्षर आएंगे, आपको वहां लिखने होंगे। ये सब 2-2 नंबर के होंगे और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार और आप इन्हें अच्छे से पढ़ ले। यहाँ पर डिटेल में समझाने की कोशिश की गई है। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप अच्छे से पूछ लें। देखिए पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, संधि, द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सभी बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये 2-2 नंबर के आएंगे तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए, ओके। और एक बात और, बोर्ड एग्जाम में आपको जो है ये नहीं लिखना है इस तरीके से, डायरेक्ट आंसर लिखते चले जाना है, ठीक है। ये वहां पर लिखा हुआ आएगा, आप डायरेक्ट इसका ये आंसर लिख दीजिएगा, क्योंकि आप बार-बार क्वेश्चन लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए इस तरीके से लिखिए, ब्लू पेन का यूज करें, ओके। हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे प्रार्थना पत्र के बारे में, जिसे इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं। देखिए ये एग्जाम में 10 नंबर की आती है, 10 नंबर की आती है, तो इसे अच्छे से हम समझ लेंगे। तो पहले हम लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य जी, फिर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया इस्लामिक इंटर कॉलेज। फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया शाहजहांपुर। फिर विषय लिखेंगे, यानी किस विषय पर आपको प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कहा गया है। जैसे यहाँ पर आपसे कहा गया है ज्वर, बुखार के कारण प्रार्थना पत्र लिखें, ठीक है। 2 दिन के अवकाश की प्रार्थना पत्र लिखें, ठीक है। इस तरीके से लिखा जा सकता है। शरीर में बुखार आने के कारण 2 दिन के लिए छुट्टी प्रार्थना पत्र लिखें। आ सकता है फंक्शन में जाने के लिए, मैरिज में जाने के लिए, विवाह समारोह में जाने के लिए, ठीक है। जिस पर भी लिखने के लिए आता है वहां पर हम ये टॉपिक में विषय, उस बात को यहाँ पे शॉर्ट में पहले लिख देंगे कि हम किस लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं जो या बुखार के कारण प्रार्थना पत्र। अब उसके बाद हम समझ लेंगे कि लिखना कैसे। तो देखिए स्केल से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और स्केल से यहाँ थोड़ा सा गैप रख के लिखेंगे, या बिल्कुल स्केल से लाइन मैच करके ऐड करके लिखेंगे, बिल्कुल मिला, ठीक है। ये स्केल की लाइन होगी आपकी, कॉपी पे आपने लाइन बना रखी होगी, खींच रखी होगी। उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले महोदय सविनय निवेदन ये है कि पिछले 2 दिनों से मुझे ज्वर, ज्वर का मतलब होता है बुखार, ठीक है। तो सविनय निवेदन ये है कि पिछले 2 दिनों से मुझे बुखार आ रहा है, जिस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया करके मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। वहां पर 3 दिन के लिए आ सकता है लिखने के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो हमने यहाँ पर 3 दिन के लिए लिख दिया, ठीक है। 3 दिन का अवकाश प्रदान करें, आपकी महान कृपा होगी। ये देखिए बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, इस टाइप से लिखकर आना है। इसमें बहुत डिटेल में नहीं लिखना होता है, इंपॉर्टेंट बात लिख देनी होती है, ठीक है, जिससे एग्जामिनर को पढ़ के समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसे ही हम स्कूल में एप्लीकेशन देते हैं तब भी हमें वहां इस टाइप से शॉर्ट में लिखना होता है, खूब लेंथी करके खूब उसमें अपनी तरफ से ऐड करके कुछ भी लिख देना नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात लिखनी होती है जो आपको कहना है, ठीक है। एप्लीकेशन में वो लिख दिया। उसके बाद किस दिन से किस दिन तक के लिए आपको छुट्टी चाहिए। जैसे आपने 3 दिन के लिए छुट्टी लिखा है तो 16/2/2023 यानी 16/2/2023 से 19/2/2023 तक, 16, 17, 18, 19, ठीक है, तक। धन्यवाद। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर कोई बॉय लिख रहा है, कोई लड़की लिख रहा है तो वो शिष्य लिखें, और कोई अगर गर्ल लिख रही है इसको तो वो यहाँ पर शिष्या लिखते हैं, आपकी आज्ञाकारी शिष्या।
अगर कोई बॉय लिख रहे हैं तो लिख देंगे यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर यहाँ पर कक्षा वर्ग, ठीक है, और फिर अनुक्रमांक अपना लिख देंगे, यानी कक्षा का मतलब क्लास लिख देंगे अपना, वर्ग का मतलब सेक्शन लिख देंगे, आप ए सेक्शन के हैं, बी सेक्शन, जिस सेक्शन के लिए वो लिख देंगे। अनुक्रमांक का मतलब है रोल नंबर, यानी आपका जो भी क्लास में रोल नंबर है वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वहां पर आपको अपना नाम यहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है। अपना स्कूल वाला रोल नंबर लिख देना है, रियल अगर रोल नंबर लिख देते कोई बात नहीं, बट अपने स्कूल का रोल नंबर लिख दे वो ज्यादा सही है, ओके। तो आई होप आपके समझ में आया होगा प्रार्थना पत्र या जिसे इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशन, इसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको लिखने का फॉन्ट साइज यही है, तो ये कॉपी होती है या आप स्केल के बराबर जो है लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से और लाइन के बाद से लिखना स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग सेंटर से भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा ना करें, लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करें और इस तरीके से सीरियल बाय सीरियल लिखते हुए आए और ब्लू पेन से ही सब कुछ लिखें और विषय लिखना ना भूलें। जिस टॉपिक पर भी, जिस विषय पर भी आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए, प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कहा गया है, उस विषय को यहाँ शॉर्ट में जरूर लिखें। अगर किसी को विवाह समारोह में जाना है उसके लिए एप्लीकेशन कही गई है तो यहाँ पर लिखें कि विवाह समारोह में जाने के कारण प्रार्थना पत्र, इस तरीके से हमें लिखकर वहां आना है, ओके। आई होप आपके समझ में आएगा प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं। चलिए स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि निबंध किस तरीके से लिखते हैं। तो देखिए निबंध बहुत सारे टॉपिक है जिन पर इंपॉर्टेंट है, आ सकता है विज्ञान है, वायु प्रदूषण है, ठीक है, जनसंख्या है, कोरोना है, इस तरीके से। तो हम विज्ञान का क्या कर लेते हैं, टॉपिक ले लेते हैं, ठीक है, उस पर लिखते हैं। जैसे विज्ञान पर अगर आ जाए तो आपको सबसे पहले हेडिंग लिखना है परिचय। विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन को सरल एवं आरामदायक बना दिया। आपको ऐसे कई हेडिंग्स में लिखना है। फिर आपको लिखना है कारण। विज्ञान के कारण आज बहुत सारे विनाशकारी बम, गन, हथियार आदि बनाए गए हैं जिससे मानव जाति, जीव जंतु को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। फिर उपाय लिख देना है, विज्ञान का गलत उपयोग ना करें, फिर कृषि में बदलाव लाने की कोशिश ना करें। इस तरीके से आप हेडिंग में लिख देंगे उपाय में, ठीक है। फिर लिख देंगे उपयोग, नई मशीनें बनाकर मानव जाति का कल्याण करें, सुविधाएं दें। ये इसके क्या है, कुछ उपाय हैं विज्ञान के, विज्ञान को क्या चेंज करने चाहिए। निष्कर्ष, विज्ञान का अच्छे से उपयोग करने पर ये वरदान है, अन्यथा दुरुपयोग करने पर ये अभिशाप है। यानी अगर हम विज्ञान का उपयोग करते हैं अच्छे से तो ये हमारे लिए वरदान है, अगर हम इसका दुरुपयोग करते हैं, अच्छे से यूज नहीं करते तो ये हमारे लिए अभिशाप है। इस तरीके से जो आपको डिटेल में को विज्ञान के बारे में लिख देना। अगर कोई और आ जाता है कोरोना पे या जिस पर भी, तो आपको हेडिंग्स याद रखनी है, एक परिचय और एक निष्कर्ष। ये दो हेडिंग हर निबंध में आपको लिखनी है। बाकी की जो जिस टाइप का टॉपिक है उससे रिलेटेड हेडिंग्स आपको बना देनी। जैसे यहाँ पे विज्ञान था तो हमने ये हेडिंग्स बनाकर लिख दी। इस तरीके से आपको जब बोर्ड एग्जाम में जो भी निबंध आएगा आपको इस तरीके से हेडिंग्स बनाकर लिख देनी है, जिनमें से आपको फर्स्ट हेडिंग जो है परिचय और लास्ट हेडिंग है निष्कर्ष। ये दोनों याद रखनी क्योंकि ये ज्यादातर सभी निबंध में आप लिख सकते हैं, ओके। इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से लिख कर आना है, इसमें अच्छे नंबर मिलेंगे, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से निबंध लिखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। आपको एक श्लोक दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए, उसके श्लोक को पढ़ सकते हैं। जैसे पुरुराज केन सह युद्धम अक्रोध, ठीक है, और है अलसेंद्र सेनापति अदृश्य। इन दो में से कोई एक श्लोक को आप याद करके चले जाएं क्योंकि ये भी बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आपका आएगा, ओके। हेलो स्टूडेंट, देखिए ये मातृभूमि के लिए खंड काव्य, ठीक है, ये भी आपको लिखने के लिए आएगा। ये शाहजहांपुर के स्टूडेंट को लिखना होता है मातृभूमि के लिए। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बताया गया है। तो इसमें 3 सर्ग हैं। देखिए प्रथम सर्ग है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संकल्प, सर्ग का सारांश, कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। देखिए ये बहुत बार रिपीट हुआ है। इसमें आपको बताया गया है चंद्रशेखर आज़ाद के स्टार्टिंग के बारे में, यानी जिस टाइम अंग्रेज़ों का यहाँ पर शासन था, ठीक है, वो किस टाइप से जो है भारतीय लोगों को परेशान करते थे, उन पर जो है अधिकार करते थे, उसके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। सेकंड है इसमें द्वितीय सर्ग संघर्ष, यानी इसमें जब वो यंग हो जाते हैं, युवक हो जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उसके बारे में उनके बताया गया कि वो किस टाइप से यंग होकर अंग्रेज़ों से लड़ाई करते हैं और बाकी जो है अपने देश के लिए वीरता का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये संघर्ष है, इसमें इनके संघर्ष के बारे में बताया गया। और देखिए लास्ट है बलिदान, ठीक है, ये लास्ट लिखा है तृतीय सर्ग बलिदान। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। देखिए इसमें बताया गया लास्ट में कि किस टाइप से वो लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, इसके बारे में इसमें लास्ट में बताया गया बलिदान। तो देखिए प्रथम सर्ग आपने देखा मातृभूमि के लिए, द्वितीय सर्ग आपने देखा संघर्ष और तृतीय सर्ग आपने देखा बलिदान। तो इन तीनों में से कोई एक सर्ग लिखने के लिए आएगा तो आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इस टाइप से ही लिखें जैसे आपको बताया गया है कि आप प्रथम सर्ग में लिख देंगे उनके बाल अवस्था में, मतलब किस टाइप से चंद्रशेखर आज़ाद स्टार्टिंग में जो है छोटे थे, फिर जो है युवक हुए। फिर सेकंड में आप लिख देंगे संघर्ष, यानी जब वो जवान हो गए तो उन्होंने किस टाइप से संघर्ष किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है
असहयोग आंदोलन और सब जो देश में चल रहा था उस टाइम इन्होंने सहायता की, देश की सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गए। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने पिस्तौल बम निर्माण का कराया, इस तरीके की चीज़ें इसमें लिखेंगे, यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। और लास्ट में है देखिए, लड़ते लड़ते जब ये शहीद हो गए, यानी ये बलिदान के बारे में इनके बताया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। देखिए आप देख सकते हैं 2008, 9, 10, 11 हर साल ये पूछा जाता है। देखिए तृतीय सर्ग भी, द्वितीय सर्ग भी और ये तृतीय सर्ग भी आपने देखा, तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें और कोई डाउट होगा तो फिर से पूछ लेंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, आई होप आपके समझ में आया होगा कि मातृभूमि के लिए चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में किस टाइप से लिखना है। अगर कुछ और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके।